भाई तो ये जो डेट्स का पैकेट है ना वॉलमार्ट से मिलता है, एक बार ट्राई करके देखना, बहुत ही बढ़िया होते हैं। तो पिछले साल मैंने सिमिलर पैकेट $5 का वॉलमार्ट से खरीदा था, लेकिन ये वाला पैकेट इस साल मैंने $6 का खरीदा है। और प्रॉबली अगले साल इसका प्राइस इंक्रीज होकर $7 का हो जाएगा, उसके बाद में भी $8 का हो जाएगा। तो मतलब टाइम के साथ, वक्त के साथ ये जो चीज़ है इसका प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। मतलब वक्त के साथ चीज़ों का जब प्राइस इंक्रीज होता है तो भाई साहब वो इन्फ्लेशन हो जाती है। अब एज्यूम करो कि पिछले साल मेरे अकाउंट में अगर $5 थे, इसका भी दाम $5 था, तो ये खरीदना कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं थी। लेकिन इस साल ये $6 का पैकेट हो गया है और मेरे अकाउंट में जो $5 थे वो बस 5 ही रहे हैं, उनको मैंने ग्रो नहीं किया। तो इस साल उन पैसों से मैं ये पैकेट नहीं खरीद सकता और आने वाले सालों में तो भाई साहब सवाल ही नहीं पैदा उठता। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, जो हम सेव करके अपने सीने से लगा के रखते हैं, उसको ग्रो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फ्यूचर में इन्फ्लेशन की वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। आप कोई भी चीज़ उठा के देख लो, अपने आसपास किसी स्टोर में चले जाओ, गाड़ियाँ देख लो या फिर कुछ भी देख लो, सबका दाम टाइम के साथ इंक्रीज होता है। तो इसलिए पैसों को भी टाइम के साथ ग्रो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ग्रो कैसे कर सकते हैं? उनको सही जगह पे इन्वेस्ट करके। अगर जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें अपने आप से एक वादा करना पड़ेगा, एक कमिटमेंट अपने आप को देनी पड़ेगी, एक फर्म डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई अब से मैं रेगुलर बेसिस पे लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट करूंगा, मंथली, बाई वीकली, वीकली, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। काफ़ी सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को मिक्स कर देते हैं कि भाई अगर आज की डेट में अगर मैं किसी एसेट क्लास में अपने पैसे इन्वेस्ट करता हूँ तो एक हफ्ते के बाद या फिर एक महीने के बाद या फिर 2 महीनों के बाद उसको अगर मैं बेच देता हूँ, उसकी वैल्यू अगर बढ़ी है तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी। ऐसा नहीं होता, वो ट्रेडिंग होती है। इन्वेस्टमेंट जो चीज़ होती है ना, वो लॉन्ग टर्म एक गेम होती है। आपको काफ़ी लंबे समय के लिए, लाइक 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल के लिए पैसा किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, तभी वो जो कंपाउंडिंग वाली चीज़ है ना, वो खेल के अंदर आएगी और आपके पैसे को एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। तो आपको अभी से डिसीजन लेना होगा कि जब भी मेरी सैलरी आती है, बाई वीकली आती है, वीकली आती है या फिर मंथली आती है, तो उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन 10%, 15%, 20% मैं इन्वेस्ट करूंगा। और ये काफ़ी मुश्किल डिसीजन होता है क्योंकि भाई साहब सैलरी आती है, उसका 20% अगर हम इन्वेस्ट ही कर देंगे तो 80% से गुजारा करना पड़ेगा, लाइफ इंजॉय करनी पड़ेगी, अपनी नीड्स को फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये डिसीजन लेना पड़ेगा। आइडियल होता है 20%। अब जैसे ही हम अपने आप को कमिटमेंट दे देंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अब अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे जिनके अंदर हमें कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। तो कनाडा के अंदर ऐसे 3 अकाउंट्स होते हैं, TFSA, RRSP और FHSA। अब इन अकाउंट्स के बारे में डिटेल में मैंने इस वीडियो के अंदर बात की थी, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूं तो TFSA का मतलब होता है टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट। इसका हिसाब किताब ये है कि जितने भी पैसे हम इस अकाउंट के अंदर डालते हैं और उसके हम स्टॉक्स खरीद लेते हैं, ETFs वगैरह खरीद लेते हैं, और टाइम के साथ उनकी अगर वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो भी वैल्यू इंक्रीज होगी उसके ऊपर हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। RRSP का मतलब होता है रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान। तो इसका हिसाब किताब आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। तो मान लेते हैं कि रोहित नाम का बंदा है, रोहित की जो एनुअल सैलरी है वो है $100,000 और उसका जो इनकम टैक्स का रेट है वो है 30%। तो $70,000 उसकी टेक होम सैलरी हो जाएगी, 30% वो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को एज इनकम टैक्स दे देगा। अब वो अपने थोड़ा बहुत टैक्स सेव करना चाहता है कि भाई $30,000 तो बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स है, तो वो क्या करेगा, अपनी $100,000 एनुअल सैलरी में से ना $10,000 अपने RRSP अकाउंट के अंदर डाल देगा। तो जितना भी हम पैसा अपने RRSP अकाउंट में डाल देते हैं तो उसके ऊपर हमें कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होता जब तक हम उससे पैसे निकालते नहीं है। अब $10,000 उसने अपने RRSP अकाउंट में डाल दिए तो उसको इनकम टैक्स इस साल सिर्फ $90,000 के ऊपर देना पड़ेगा। तो 30,000 से उसका टैक्स थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम RRSP को यूज करके अपना इनकम टैक्स मतलब टैक्स वगैरह सेव कर सकते हैं। और जो पैसा हमने RRSP के अंदर डाला है उसके हम स्टॉक्स या फिर ETFs या फिर कोई भी एसेट खरीद सकते हैं जो वक्त के साथ इंक्रीज होगा, अप्रिशिएट होगा। तो ये हिसाब किताब होता है RRSP का। उसके बाद यार बात आ जाती है FHSA की, मतलब फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट। ये जो अकाउंट है अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले कनेडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, पहले ये नहीं होता था। तो बेसिकली ये जो अकाउंट है ना, ये कॉम्बिनेशन होता है TFSA और RRSP का। दोनों चीज़ों के बेनिफिट्स इस अकाउंट के अंदर हमें मिल जाते हैं। तो मतलब जितने भी पैसे हम FHSA के अंदर डालेंगे उसको अगर हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे FHSA के अंदर ही और वो अप्रिशिएट करेंगे टाइम के साथ, तो जो अप्रिशिएटेड वैल्यू होगी, जो प्रॉफिट होगा, उसके ऊपर हमें ज़ीरो टैक्स देना पड़ेगा। ये तो बेनिफिट हो गया TFSA का। उसके ऊपर से जितने भी पैसे हम FHSA में अपनी सैलरी से निकाल के डालेंगे तो उतने अमाउंट से हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब ये जो अपने अकाउंट्स हैं कि भाई TFSA, RRSP, FHSA या फिर नॉन रजिस्टर्ड अकाउंट हो गया जिसके अंदर हमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, तो इन अकाउंट्स के अंदर कोई भी स्टॉक खरीदना है, ETF खरीदनी है या फिर कोई भी एसेट परचेज करना है, तो उसके लिए इन अकाउंट्स में थोड़े पैसे होने चाहिए, डॉलर्स होने चाहिए। तो मतलब हमें अपने चेकिंग अकाउंट से, जिसके अंदर ज़्यादातर लोगों की सैलरी ट्रांसफ़र होती है, तो उससे पैसे निकाल
निकाल के हमें इन अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो जनरली ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स दो ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, एक तो बैंक ट्रांसफ़र जो होने में 1-2 दिन लग जाते हैं, और दूसरा ऑप्शन होता है इन ट्रैक कि भाई 5 मिनट में 2 मिनट में आप अपने पैसे चेकिंग अकाउंट से निकाल के अपने इन अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो, और फिर बाद में कोई भी स्टॉक खरीदना है, कोई भी एसेट क्लास परचेज करनी है, कोई भी ETF वगैरह खरीदनी है, वो कर सकते हो। अब जितने भी पैसे आपने ट्रांसफ़र करने थे 15%, 20%, 25% में भी वो ट्रांसफ़र हो गए हैं। TFS से RRSP FHSA के अंदर अब पैसे आ गए हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भाई कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, कौन सी ETFs वगैरह खरीदनी है। अब मैं ये नहीं बता सकता कि आपको कौन से स्टॉक्स, कौन सी ETFs या फिर कौन सी एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं बस ये बता सकता हूँ कि मैं किन चीज़ों के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करता हूँ। 2-3 आपको ETFs वगैरह बता देता हूँ जिनके अंदर ज़्यादातर पैसा मैं अपना इन्वेस्ट करता हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो सबसे टॉप ETF है वो है VFV, जो कि S&P 500 इंडेक्स को ट्रैक करती है। तो बेसिकली जो US की स्टॉक मार्केट है, मतलब US की जो टॉप 500 कंपनी है ना, उनके अंदर मेरे पैसे इन्वेस्ट होते हैं VFV ETF के थ्रू। उसके बाद एक ETF आ जाती है TEC.TO, मतलब टेक। तो बेसिकली वर्ल्ड लेवल पे जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है ना, उनके अंदर मेरा एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हर बाई वीकली इन्वेस्ट होता है। तो ये टेक एक ETF होगी। उससे अगली एक ETF है जिसका नाम है ZEB। तो बेसिकली कनाडा के जो टॉप बैंक्स है ना, इन बैंक्स के अंदर मेरे पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं, मतलब इन बैंक्स के स्टॉक्स के अंदर पैसे हर बाई वीकली अपने आप इन्वेस्ट हो जाते हैं इस ETF के थ्रू। बाकी आप समझना चाहते हो कि भी ETF क्या होती है, मैं क्या बोली जा रहा हूँ, तो आप ये वाली वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और इनके अलावा और भी कुछ ETFs हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन नहीं जाता है। उसके अलावा कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल, अमेजॉन वगैरह, या फिर जिस भी कंपनी के अंदर मेरे को कॉन्फिडेंस लगता है कि भाई ये आगे जाके ग्रो करेगी। साथ के साथ एक क्रिप्टो एक एसेट क्लास है जिसके अंदर मैं 5% ऑफ माई टोटल इन्वेस्टमेंट रखता हूँ कि भाई मे बी ये फ्यूचर में ग्रो करेगा सिग्निफिकेंटली। तो ये हिसाब किताब है इन्वेस्टमेंट्स का। बाकी पूरी आप लिस्ट जानना चाहते हो कि कौन से ETFs, कौन सी क्रिप्टो, क्या हिसाब किताब है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने ये भी वीडियो पहले बना रखी है। अब आपको ये तो पता लग गया है कि भी कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं जिनके अंदर आप पैसे डाल सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो भिन्न भिन्न प्रकार की एसेट क्लासेस में, और टैक्स बेनिफिट्स भी ले सकते हो। उसके अलावा आपको ये भी पता लग गया कि मैं पर्सनली कौन से स्टॉक्स और ETFs में रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करता हूँ। आप भी अपनी रिसर्च कर सकते हो और अपने स्टॉक्स और ETFs वगैरह चूज कर सकते हो। मतलब स्टॉक्स थोड़े से डेंजरस होते हैं, थोड़े से रिस्की होते हैं, ETFs में थोड़ा सेफ प्ले होता है, रिस्क थोड़ा सा कम होता है, इसलिए मैं ज़्यादा ETFs के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। लाइक 80-85% ऑफ माई टोटल पोर्टफोलियो इज़ ETFs ओनली। अब इससे अगला स्टेप ये है कि भाई आपको ये सारा हिसाब किताब ना ऑटोमेट करना होगा। अगर आप ये मैनुअली करोगे ना सारी चीज़ें कि भाई हर बार पे चेक आ रहा है, उसका 20% निकाल के आप अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर डाल रहे हो, TFSA, RRSP, FHSA के अंदर, फिर बैठ के स्टॉक्स वगैरह चूज़ कर रहे हो, ETFs वगैरह चूज़ कर रहे हो, उनको परचेज कर रहे हो, तो इसमें टाइम भी वेस्ट होगा और कभी कभी हम आलस कर जाते हैं, नहीं करते हैं, या फिर हमें होता है कि भाई पैसों की ज़रूरत है, इस बार इन्वेस्ट नहीं करते हैं। मतलब ह्यूमन नेचर होता है, मैं ये नहीं कह रहा क्यों करते हो, लेकिन हाँ हो जाता है कभी कभी। लेकिन अगर इस चीज़ को आप ऑटोमेट कर दोगे कि भाई अपने आप आपके चेकिंग अकाउंट से 20% ऑफ योर सैलरी बाहर निकलेगा, आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के अंदर चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर अपने आप आपके जो स्टॉक्स हैं, ETFs हैं जो आप खरीदना चाहते हो, अपने आप खरीदे जाएंगे। सारी चीज़ें अगर ऑटोमेटिकली होंगी तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि भाई साहब 1 साल के बाद इतना पैसा आपके अकाउंट के अंदर इकट्ठा हो गया और वो 10% या फिर 15% में भी 7% ग्रो हो गया। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपके अंदर और आप और ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए जागरूक होगे या फिर आपका मन करेगा। तो ये हिसाब किताब है। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट डाउन चल रही होती है। आज के टाइम पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मार्केट थोड़ी सी डाउन चल रही है। तो डाउन भी चलती है, अब भी होती है, लेकिन लॉन्ग रन में ज़्यादातर अगर आप लॉन्ग रन में सारे स्टॉक्स या फिर ETFs या फिर इन जनरल मार्केट के ग्राफ्स देखोगे तो लॉन्ग रन में ऊपर ही जाती है। लेकिन ये अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। कोई GIC करता है, कोई FD करता है। GIC FD एक ही चीज़ होती है। कोई स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है, कोई थोड़े से सेफ एसेट्स हो गए जैसे कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। सो अपनी अपनी चॉइस होती है। तो प्रॉपर तरीके से रिसर्च करो, ये चीज़ें सीखने वाली हैं, सारी चीज़ें पर्सनल फाइनेंस के अंदर आती हैं। बाकी हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हो कि रेगुलर बेसिस में कौन से ETF स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, तो ये राइट वाली वीडियो चेकआउट करो। और TFSA, RRSP इनको डिटेल में समझना चाहते हो तो ये लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। और ये वीडियो अगर आप लोगों को बढ़िया लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग, क्योंकि भाई साहब हसलिंग करोगे तभी पैसे वगैरह इन्वेस्ट कर पाओगे।